न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया, जिसकी वजह से वहां आगजनी और तोड़फोड़ हो गई। यूपी के किसानों के धरने की वजह से दिल्ली और नोएडा की सीमाओं पर भारी भरकम ट्रैफिक जाम लगा रहा, जिसकी वजह से लोगों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ा। यूपीए के 10 साल के शासन में हुई आर्थिक अनियमितताओं का खाका केंद्र सरकार ने लोकसभा में श्वेत पत्र के जरिए पेश किया, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने भी ब्लैक पेपर जारी कर बीजेपी की नाकामियां गिनाई और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की जाति पर सवाल उठाकर नया विवाद शुरू कर दिया, जिसके बाद सरकार ने दस्तावेज जारी कर उन्हें झूठा बता दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड के हल्द्वानी से। वहां प्रशासन ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है, क्योंकि अवैध मस्जिद और मदरसा गिराने के बाद लोगों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। यही नहीं, पुलिस पर पथराव किया गया, जिसकी वजह से वहां हालात पटरी से उतर गए। इसी वजह से हल्द्वानी के उस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल बैठक की। बताया गया कि उस बैठक में सीएम ने अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हल्द्वानी से। शैलेंद्र, अब क्या स्थिति है वहां पर? देखिए किशोर, स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। इस समय मैं बेस हॉस्पिटल के ठीक बाहर मौजूद हूं और मैं आपको दिखाऊं कि बाहर भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। यानी यहां पर उन लोगों को लाया जा रहा है जो घायल हैं, यानी जो लोग यहां पर घायल हुए हैं, और पूरे इलाके में इस समय फोर्स ही फोर्स दिखाई दे रही है। यहां पर तो घायलों को लाया जा रहा है, लेकिन जो वनभुलपुरा का इलाका है, पर्टिकुलर 2 से 3 किलोमीटर का जो रेडियस है, ये यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। विशेष तौर पर जो ताज चौराहे का इलाका है, यानी वो शहर का एक तरीके से कनेक्टिंग पॉइंट है ये इस वनभुलपुरा इलाके का और शहर का। वहां पर जबरदस्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और अब तो और ज्यादा सख्त आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं और कई सारे घायल लोगों को यहाँ पर अभी लाया जा रहा है। यानी पुलिस फोर्स के जो जवान हैं, कई सारे ऐसे लोग थे जो कार्रवाई के लिए वहां पर गए हुए थे, प्रशासन की टीम वहां पर गई हुई थी, लेकिन वो सब लोग इस समय कई सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। उन लोगों को निकालने के लिए पुलिस फोर्स वहां पर मौके पर इस समय पहुंची हुई है। इसके अलावा जितने भी पुलिस फोर्स आसपास की पेरिफेरी डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है, विशेषकर उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहां से पुलिस फोर्स को मूव किया गया है हल्द्वानी के लिए। और जहां पर आगजनी हुई थी वहां पर अभी क्या स्थिति है? देखिए वहां पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आगजनी 2 पॉइंट्स पर हुई। एक तो वनभुलपुरा थाना, जिसमें दंगाई घुस गए और उन्होंने पूरी तरीके से इस थाने की बिल्डिंग को एक तरीके से आग के हवाले किया। बाहर का इलाका पूरी तरीके से जो गाड़ियां खड़ी थी पुलिस की, वो आग के हवाले कर दिया गया। उसके अलावा जहां पर कार्रवाई हुई थी वहां पर पुलिस और प्रेस की जो गाड़ियां थी, लगभग 20 गाड़ियां बताई जा रही हैं, जिनको आग के हवाले कर दिया गया। हम भी वहां पर किसी तरीके से जान बचाकर उस इलाके से बाहर निकले और कई सारे जो लोग घायल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो लोग जान बचाकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो ऐसा खौफनाक मंजर किशोर बता रहे हैं कि वो बयां भी नहीं किया जा सकता। किस तरीके से उनके साथ वहां पर जाति की गई है, किस तरीके से वहां पर उनके साथ अत्याचार किए गए, किस तरीके का व्यवहार किया गया, यहां तक कि करंट तक लगा दिया गया। ऐसी घटनाएं वहां से जो लोग लौट के आए हुए हैं, हमारे साथ के पत्रकार आए हुए हैं, वो ऐसी घटनाएं बता रहे हैं कि हम बता भी नहीं सकते, बयां भी नहीं कर सकते, इतना खौफनाक मंजर है। और यहाँ पर इस समय ये जो भीड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक एक कर जो लोग घायल यहाँ पर आ रहे हैं, वो अपने रिलेटिव से मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, या फिर जो जानने वाले लोग हैं वो एक दूसरे की कुशल बात लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और एक तरीके से हल्द्वानी शहर में इस समय या तो पुलिस की गाड़ियां उनका सायरन सुनाई दे रहा है, या फिर एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच वनभुलपुरा इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस बिल्कुल सख्त है। आसपास की जो जिलों की टीम है वो तो मूव की गई है, साथ ही पीएससी के जवानों को और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी मूव किया गया है कि जल्द से जल्द शहर में पहुंचें और शहर की स्थिति कंट्रोल में की जा सके। शुक्रिया शैलेंद्र आपका। ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब उत्तराखंड के हल्द्वानी के एक इलाके में अवैध मस्जिद और मदरसे को गिराने के लिए पुलिस और प्रशासन की एक टीम पहुंची, लेकिन जैसे ही सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे को गिराने का काम शुरू किया गया, कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब अवैध मदरसे पर कार्रवाई से नाराज लोगों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें कई गाड़ियां आग के गोले में तब्दील दिखाई दी। थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। एक तस्वीर में आग की लपटें आसमान में उठती नजर आईं। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में वहां की एक गली में एक बाइक धू धू कर जलती दिखी। इस दौरान वहां कुछ पुलिस वाले भी नजर आए जो आग बुझाने के साथ साथ लोगों को शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वहां के हालात बिगड़ते चले गए। ये पूरा बवाल तब हुआ जब पुलिस और प्रशासन की एक टीम
हल्द्वानी के एक इलाके में मौजूद एक अवैध मदरसे को गिराने पहुंची। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें प्रशासन के कई बुलडोजर मदरसे की दीवारों को तोड़ते नजर आए। यही नहीं, आसपास मौजूद अवैध तरीके से बनाए गए कई मकानों को भी प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई की वजह से कुछ ही देर में वहां के हालात बिगड़ गए और सैकड़ों लोगों की भीड़ उस तरफ चल पड़ी जहां पुलिस की कार्रवाई चल रही थी। उस इलाके में मौजूद कई गलियों से बड़ी संख्या में लोग निकलकर ढहाई जा रही उस अवैध मस्जिद और मदरसे की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन इससे पहले कि वो लोग गलियों से निकल पाते, पुलिस ने वहां लोहे के बैरिकेड लगाने शुरू कर दिए। ऐसा करते ही एक तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई, जबकि दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए पुलिस के जवान खड़े हो गए। वहां की एक गली में मौजूद लोगों ने तो पुलिस के जवानों के साथ बहस शुरू कर दी और तो और दूसरी गली में खड़े लोग बैरिकेड तोड़ने पर आमादा दिखाई दिए। बाद में उन लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। भीड़ बढ़ती देख पुलिस के जवान भी उन्हें रोकने की योजना बनाने में जुट गए। लेकिन जैसे जैसे अवैध मदरसे को तोड़े जाने की खबर फैलती गई, वहां लोगों की भीड़ बढ़ती गई। आखिरकार पुलिस के सब्र का बांध भी टूट गया। पुलिस के जवान हाथों में लाठियां लेकर लोगों को खदेड़ने में जुट गए और इसी वजह से वहां बवाल बढ़ता चला गया। हालांकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। आरोप है कि अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद और मदरसे को गिराने से नाराज कुछ महिलाएं पुलिस वालों से ही उलझ गई और उनसे बहस करने लगी। देखकर ऐसा लगा जैसे कुछ ही देर में उनके बीच मारपीट शुरू हो जाएगी। इस दौरान एक बुजुर्ग पुलिस के सामने बवाल कर रही महिलाओं को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसके बाद भी वो महिलाएं नहीं मानी। गुस्से में तमतमाई कुछ महिलाएं तो पुलिस वालों के मुंह के पास आकर चिल्लाने लगी। इसके बाद भी पुलिस के लोग उन्हें वहां से पीछे करने की कोशिश करते रहे। तभी एक पुलिसकर्मी हंगामा कर रही महिलाओं के बीच गिर गया। देखकर ऐसा लगा जैसे उन महिलाओं ने उसे धक्का देकर गिरा दिया हो। इसी वजह से पुलिस वालों ने उन महिलाओं पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान वहां एक आदमी जमीन पर गिर गया, जिसके बाद पुलिस का एक जवान उस पर लाठी लेकर टूट पड़ा। हालांकि बाद में वो आदमी वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन पुलिस के इस एक्शन की वजह से वहां के हालात और भी ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि थोड़ी ही देर में वहां लोगों का हुजूम जमा हो गया और वो लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लेकिन पुलिस कर्मियों के लिए परेशानी तब शुरू हुई जब हंगामा कर रहे लोगों से बड़ा खतरा आसपास बने मकानों की छतों पर मौजूद लोग हो गए, क्योंकि जैसे जैसे बवाल बढ़ता गया वहां बने मकानों की छतों पर भी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जबकि नीचे पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा था। दूसरी तरफ अवैध मदरसे और मस्जिद को ढहाने के लिए लगाया गया बुलडोजर अपना काम करता रहा, लेकिन तभी मैदान में खड़े पुलिस वालों में भगदड़ मच गई। उनके मुंह से चीख निकल गई। पत्थर आराम से। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि थोड़ी देर में अंदर आसपास बने मकानों की छतों से पत्थर बरसने शुरू हो गए। मैदान में बिना किसी ओट के खड़े पुलिस वालों में एक बार फिर भगदड़ मच गई। हालांकि उन्होंने वहां मोर्चा संभाले रखा, लेकिन पथराव रुकता न देखकर पुलिस के जवानों ने भी पलटकर पत्थर बरसा दिए। इसके साथ ही पुलिस के जवान तेजी से उस तरफ बढ़े जिधर से पथराव हो रहा था। पुलिस के मुताबिक इस सारा बवाल वहां कई घंटों तक चलता रहा। उधर बड़ी खबर आई किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का प्रदर्शन खत्म हो गया। बताया गया कि 6 घंटों की बातचीत के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से भरोसा देने के बाद किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरकार से मुआवजा बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर किसान संसद भवन जाने के लिए दिल्ली कूच कर गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली और नोएडा के बीच मौजूद चिल्ला बॉर्डर पहुंचने से पहले ही रोक लिया। लेकिन कई घंटों की बातचीत के बाद किसान धरना खत्म करने पर राजी हो गए, क्योंकि सुबह से ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर डेरा डाल रखा था। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। उनकी तैयारी संसद का घेराव कर विरोध जताने की थी। जानकारी के मुताबिक पिछले 60 दिन से अपनी मांगों को लेकर किसान नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे। और जब इनकी मांगों को नहीं माना गया तो हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच कर गए। किसानों के दिल्ली मार्च करने की वजह से नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली तमाम सड़कों पर भयंकर जाम लग गया। किसानों के दिल्ली कूच की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बड़ी संख्या में किसान पैदल और ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। महिलाओं का जत्था भी नारे लगाते हुए तेजी से सड़क पर बढ़ता नजर आया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने जगह जगह किसानों को रोकना शुरू किया। सबसे पहले किसानों को महामाया फ्लाईओवर के आगे दलित प्रेरणा स्थल के पास बैरिकेड लगाकर रोका गया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क पर किसानों का सैलाब दिखा। हाथों में तिरंगा लेकर किसानों की भीड़ सड़क पर धरना देती नजर आई। वहां से पुलिस के साथ किसानों की धक्का मुक्की की भी खबरें आई। बताया गया कि करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और चिल्ला बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन चिल्ला बॉर्डर पहुंचने से पहले सेक्टर 18 के फ्लाईओवर के पीछे किसानों को दोबारा रोक लिया गया।
जिसके बाद किसानों ने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। लेकिन दिल्ली की सीमा पर हजारों की संख्या में डटे किसानों ने पुलिस और प्रशासन की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि किसानों ने दो टूक कह दिया था कि वो हर हाल में विरोध जताने के लिए संसद भवन तक मार्च करके ही रहेंगे। यानी किसान किसी भी सूरत में अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की परेशानियां बढ़ गईं। दिल्ली और नोएडा के बीच मौजूद चिल्ला बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए तगड़े इंतजाम किए गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में सड़क के किनारे बड़ी संख्या में बैरिकेड लगे दिखाई दिए, ताकि उनके जरिए किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोका जा सके। इसके अलावा वहां बड़े अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात नजर आए। कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह की ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली एंटर ना कर पाए। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसानों को प्रदर्शन खत्म करने के लिए मनाना है। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी किसान संसद भवन का घेराव करने पर अड़े रहे। या तो आप हमें बैठने की जगह दे दो यहाँ, नहीं तो हम दिल्ली कूच करेंगे। हमारे जो कई हजार लोग आपने पकड़े हुए हैं उनको छोड़ दो, यहाँ से हिलने वाले नहीं है। किसानों के मुताबिक जब सरकार जमीन लेती है तो मुआवजे का 10% पैसा काट लेती है, उसके बदले किसानों को जमीन दी जाती है। लेकिन किसानों का दावा है कि सरकार पैसा तो 10% काटती है, जबकि जमीन 5% के बराबर की कीमत की देती है। इसीलिए किसानों की मांग है कि सरकार जितना पैसा काटती है उन्हें उतने पैसों की जमीन दी जाए। और अपनी इसी मांग को लेकर किसान दिल्ली में संसद भवन का घेराव करने निकल गए। लेकिन जब नोएडा में पुलिस ने उन्हें रोका तो हजारों की संख्या में किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इसकी वजह से दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सड़कों पर भयानक जाम लग गया। क्योंकि दिल्ली की तरफ बढ़ते किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगा दिए, कई सड़कों को बंद करना पड़ा। लेकिन लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया। इसकी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गाड़ियां सड़कों पर चलने के बजाय रेंगती नजर आई। ये रास्ता जो कि ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ आता है, महामाया फ्लाईओवर के पास इसको यहाँ पर रोका गया है, क्योंकि आगे किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि किसानों को चिल्ला बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल के पास रोक लिया। धरने पर बैठे किसानों को प्रशासन के अधिकारी मनाने में जुटे रहे, लेकिन किसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। किसानों का आरोप है कि कई दिनों तक प्रदर्शन के बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी गई। इसी वजह से दबाव बनाने के लिए एक दिन पहले 7 फरवरी को किसान महापंचायत बुलाई गई और उसी महापंचायत में अगले दिन दिल्ली में संसद भवन तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया गया। लेकिन किसानों के इस मार्च की वजह से नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। उधर महाराष्ट्र के नवी मुंबई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को एक साथ टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। और उन तस्वीरों में दिखा कि तेज रफ्तार में आई उस बस ने एक माल ढोने वाली गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। इस दिल दहला देने वाले हादसे से कुछ देर पहले के वीडियो में 2 लोग बड़े ही आराम से उस माल ढोने वाली गाड़ी से सामान उतारते दिखे। एक आदमी गाड़ी के अंदर से लोहे का सामान उठाकर नीचे खड़े शख्स को थमाता दिखाई दिया। इस दौरान पास में ही एक स्कूटर सवार भी नजर आए। उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ सेकंड में वहां क्या होने वाला। माल ढोने वाली गाड़ी से सामान उतार रहा वो आदमी एक बोरी को उठाने ही वाला था कि इतने में उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई। उसने गाड़ी की बाईं ओर झांककर देखा तो सामने उसे मौत की शक्ल में वो बेकाबू बस नजर आई। बस इतना पास आ गई कि सामान उतार रहे दोनों आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भागे। इस भीषण टक्कर में माल ढोने वाली वो गाड़ी किसी तिनके की तरह जमीन पर पलट गई। लेकिन उस बेकाबू बस का कहर इतने पर ही नहीं थमा। माल ढोने वाली गाड़ी को टक्कर मारने के बाद उसने कई और गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। और उस स्कूटर के तो परखचे ही उड़ गए, जो हादसे से पहले की तस्वीरों में दिखा। बस की भीषण टक्कर के बाद वो स्कूटर 2 हिस्सों में बढ़ गया। इस भयंकर हादसे की वजह से वहां हड़कंप मच गया। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, क्योंकि बेकाबू बस ने उस माल ढोने वाली गाड़ी समेत 7 गाड़ियों को टक्कर मारी। इस दर्दनाक हादसे में एक आदमी की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद की तस्वीरों में वहां कई मोटरसाइकिलें और स्कूटर जमीन पर बिखरे हुए नजर आए। जोरदार टक्कर में उस बेकाबू बस को भी काफी नुकसान पहुंचा। उसके आगे के शीशे चकनाचूर हो गए। हालांकि इस हादसे में वो दोनों लोग बाल बाल बच गए जो उस माल ढोने वाली गाड़ी से सामान उतार रहे थे। इस बीच केंद्र सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर सख्त फैसला ले लिया। भारत और म्यांमार की सीमा पर फ्री मूवमेंट को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। केंद्र ने रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ और सीमा पर अवैध कारोबार को रोकने के मकसद से ये बड़ा कदम उठाया। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी
कि दोनों देशों के बीच 1643 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मकान से बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद करने का दावा किया। इस सिलसिले में एक आदमी को हिरासत में भी लिया गया। राज्यसभा में 56 सांसदों की विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की। मनमोहन सिंह भी उन सांसदों में शामिल हैं जिनका राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। इधर दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की बाउंड्री वॉल गिरने से उसके मलबे में दबकर एक आदमी की मौत हो गई। वहां मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म की बाउंड्री वॉल गिरने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि उसका मलबा पूरी सड़क पर फैल गया। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की वो बाउंड्री वॉल अचानक भरभरा कर गिरती नजर आई। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग भी नजर आए जो हादसा होते ही इतनी बुरी तरह डर गए कि उन्होंने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ लगा दी। इससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन बाउंड्री वॉल का मलबा जाकर नीचे सड़क पर गिरा और इस दौरान उस सड़क से गुजर रहे कई लोग इसकी चपेट में आ गए। 4 लोगों को माइनर इंजरीज है, जिनमें एक का पैर टूटा है और एक की इंजरी थोड़ी ज्यादा है। पुलिस के मुताबिक इन 4 घायलों में एक आदमी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक जब गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की वो 50 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल गिरी तो वो आदमी अपने स्कूटर से उस मेट्रो स्टेशन के पास वाली सड़क से गुजर रहा था और तभी बाउंड्री वॉल अचानक गिर पड़ी, जिससे उस पूरे इलाके में दहशत मच गई, क्योंकि उस बाउंड्री वॉल के मलबे ने पूरी सड़क को घेर लिया। इसके बाद तो उस सड़क पर सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े और ईंटें दिखाई दी। हालांकि जैसे ही वहां मलबा गिरा, पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर उस पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी। इसके अलावा खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से उस मलबे को वहां से हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया, क्योंकि जैसे ही आसपास के लोगों को इस हादसे की खबर लगी, वहां भीड़ जुटनी शुरू हो गई। ऐसे में आशंका ये थी कि कहीं कोई और भी इसकी चपेट में ना आ जाए, इसलिए पुलिस और दमकल की टीम ने गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाके को बंद कर दिया और हादसे में घायल हुए लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इस बीच कर्नाटक सरकार के बाद केरल सरकार ने भी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। केरल सरकार ने केंद्र पर उसे फंड देने में कमी करने का आरोप लगाया। केरल सरकार के इस प्रदर्शन में दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और मंच पर पहुंचकर तीनों मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी ताकत दिखाई। केरल के सीएम पी विजयन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, इन तीनों ने मंच साझा करते हुए केंद्र सरकार पर उनके राज्य से आर्थिक भेदभाव करने का आरोप लगाया। मंच पर उनके साथ लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी नजर आए। केरल सरकार से एक दिन पहले कर्नाटक सरकार ने भी दिल्ली की इसी जगह पर यानी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, लेकिन उसमें किसी और पार्टी का नेता या फिर किसी और राज्य का मुख्यमंत्री नजर नहीं आया था। लेकिन अगले ही दिन हुए केरल सरकार के प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान समेत दूसरे कई पार्टियों के नेता पहुंचे। अपने इस प्रदर्शन के लिए केरल सरकार ने 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया था। इनमें तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन भी शामिल थे। वो प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए केरल सरकार के प्रदर्शन का समर्थन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार की टैक्स नीतियों के खिलाफ मुख्यमंत्री पी विजयन, उनका मंत्रिमंडल और सहयोगी पार्टियों के विधायक भी शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने केंद्र पर गैर बीजेपी शासित राज्यों से आर्थिक भेदभाव करने का आरोप लगाया। Are in state governments run by different political parties having to protest against the same issues, it is true that they are facing discrimination. इस प्रदर्शन की शुरुआत दिल्ली में केरल भवन से हुई। वहां लेफ्ट के कार्यकर्ता जुटे और उन्होंने केरल की उपलब्धियां गिनाते हुए नारेबाजी की। नंबर 1, विद्याभ्यास नंबर 1। केरल भवन के बाद प्रदर्शन का अगला पड़ाव जंतर मंतर था और वहां पर केरल सरकार के अलावा कई विपक्षी पार्टियों के नेता भी जुटे, क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री ने मंच से दिए भाषण में विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तरह के प्रदर्शनों से केंद्र और राज्यों के संबंधों में संतुलन बनेगा। इस मुद्दे पर केरल सरकार का साथ देने के लिए कई विपक्षी पार्टियों ने संसद भवन परिसर में भी प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में शामिल डीएमके और लेफ्ट के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने नारे लगाए। इन विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि देश के जिन राज्यों में एनडीए की सरकार है, केंद्र सरकार उनका पक्ष लेती है और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों को उनकी तुलना में कम फंड मिलता है और इससे उनका नुकसान हो रहा है। ये आरोप लगाने वाली केरल सरकार तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है और कर्नाटक और केरल सरकार के प्रदर्शनों के बाद तो इस सियासी मुद्दे ने तूल पकड़ लिया।
जंतर मंतर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और केंद्र पर आर्थिक भेदभाव का आरोप लगाया। क्या आप कर्नाटका के, दिल्ली के, पंजाब के, वेस्ट बंगाल के लोगों को अपना नहीं मानते? पहले सिद्धरमैया, इसके बाद पी विजयन और फिर केजरीवाल के इन आरोपों का एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने संसद में आक्रामक अंदाज में जवाब दिया था। हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली है। प्रधानमंत्री का ये गुस्सा इसलिए फूटा था क्योंकि कई विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारों ने केंद्र पर उनसे भेदभाव का आरोप लगाया। उधर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले छगन भुजबल ने मराठा आरक्षण के लिए अलग से कोटा बनाने की मांग की। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिए जाने को ओबीसी समुदाय में शामिल बाकी जातियों के साथ अन्याय बताया। अलग से आरक्षण दे दो मराठा समाज को, मगर बैकडोर एंट्री से जो है ओबीसी को उसमें मत घुसाओ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस और प्रशासन ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद करने का दावा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में विस्फोटक भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक हरदा की घटना के बाद अवैध पटाखों के खिलाफ जारी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह से अवैध वसूली की मांग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि अवैध वसूली के लिए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इधर मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आई एक खबर ने लोगों को हैरत में डाल दिया। बताया गया कि वहां मामूली बात की वजह से एग्रीकल्चर कॉलेज में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद उन छात्रों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला कर दिया और आरोप लगा कि छात्रों के एक गुट ने दूसरे गुट पर पत्थरों की बरसात कर दी। वहां सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लड़के अपने हाथों में डंडे लेकर खड़े नजर आए। उनमें कुछ लड़के बेल्ट लहराते दिखाई दिए और कुछ लड़कों ने तो ईंटें भी उठा रखी थी। इस दौरान उन लड़कों ने दूसरे गुट के लड़कों की तरफ इशारा करते हुए गाली गलौज कर दी। तभी दूसरे गुट के लड़कों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच उनमें एक लड़के ने ईंट उठाकर दूसरे गुट की तरफ फेंक दी। इसके बाद तो जैसे वहां भगदड़ मच गई। वो लड़के हाथ में डंडे लेकर सड़क पर दौड़ते नजर आए। उनमें कुछ लड़के अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर कपड़ा बांधे दिखे। बताया गया कि ईंटों और डंडों से हमले होते देखकर दूसरे गुट के लड़कों ने भी उन पर हमला कर दिया। यानी उस कॉलेज के दोनों गुट बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक दूसरे को पीटने पर आमादा हो गए, क्योंकि गाली गलौज करने की वजह से दूसरे गुट के लड़के भड़क गए और उन्होंने उन लड़कों को खदेड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए वो लड़के सड़क की दूसरी तरफ भाग निकले, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो रुक गए। इस दौरान डंडे लेकर लड़के दूसरे गुट को धमकाते नजर आए। कुछ लड़कों ने तो वहीं से ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे वो खुलकर गुंडागर्दी करने पर उतर आए हों, क्योंकि उन लड़कों ने एक तरह से सड़क पर अपना कब्जा जमा लिया। हॉस्टलर्स और डे बोर्डर्स का आपस में वाद विवाद सामने आया है। हालांकि जानकारी मिलने पर पुलिस कॉलेज परिसर पहुंची तो मामला शांत हो गया और पुलिस ने मारपीट में शामिल कई लड़कों को हिरासत में ले लिया। वहीं हिंसक झड़प की वजह से दूसरे गुट के कई लड़के घायल हो गए। बताया गया कि हॉस्टल में रहने वाले लड़के और बाहर रहने वाले कुछ लड़कों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और इसके बाद दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। उधर भड़काऊ भाषण देने के मामले में हिरासत में लिए गए मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के लिए प्रदर्शन तेज हो गया। इसके लिए राजस्थान के भीलवाड़ा में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया। अच्छी खासी संख्या में पहुंचे इन लोगों के तेवर आक्रामक नजर आए। प्रदर्शन के दौरान इनकी रैली कलेक्टर के दफ्तर तक पहुंच गई, लेकिन वहां पहले से की गई बैरिकेडिंग ने प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक दिया। इन लोगों की नारेबाजी लेकिन नहीं रुकी। एक साथ कई हाथ उठे और नारे लगाते रहे। ये लोग इसी अंदाज में कलेक्टर के दफ्तर तक पहुंचे। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी पर गुजरात के जूनागढ़ के बाद कच्छ में भी केस दर्ज किया गया। दोनों जगहों पर उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा। उनका पहला बयान जिस पर बखेड़ा खड़ा हुआ था वो उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में 31 जनवरी को दिया था। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। अजहरी के इसी बयान की वजह से गुजरात ATS उन्हें मुंबई से गिरफ्तार करके जूनागढ़ लाई थी। एक दिन पहले उन्हें इस मामले में कोर्ट से जमानत भी मिली थी, लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद भड़काऊ भाषण देने के दूसरे मामले में कच्छ पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उधर केरल के इंजीनियरिंग कॉलेज NIT कैलिकट की प्रोफेसर के गोडसे के समर्थन में किए गए कमेंट पर बखेड़ा खड़ा हो गया। केरल के कोझिकोड में लेफ्ट की यूथ विंग DAYFI
और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर खूब बवाल किया। वो एनआईटी कैलिकट के परिसर तक मार्च निकालने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन रास्ते में उनका सामना पुलिस से हो गया और खूब बवाल हुआ। सायरन बज उठा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन पर पानी की मोटी धार छोड़ी गई। इससे बचने के लिए इन लोगों ने एक दूसरे को पकड़ लिया, कान पर हाथ रख लिए, लेकिन पानी की बौछार का सामना नहीं कर पाए। वो तितर बितर होने लगे। एक प्रदर्शनकारी तो गिर पड़ा। गुस्सा आकर उसने वहां पड़ा डंडा उठाकर पुलिस की ओर फेंक दिया। यही नहीं, वो बैरिकेड पर भी चढ़ गया और पुलिस पर अपना गुस्सा उतारा। इस बीच दूसरे प्रदर्शनकारी पुलिस से बहस करते दिखे, क्योंकि वो अपना मार्च केरल के इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी कैलिकट तक ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनका रास्ता रोक दिया। लेफ्ट की यूथ विंग डीवाईएफआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एनआईटी कैलिकट की प्रोफेसर के गोडसे के समर्थन में किए गए कमेंट की वजह से भड़के और कॉलेज प्रशासन से प्रोफेसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। विवाद बढ़ने पर एनआईटी कैलिकट के प्रोफेसर ने गोडसे के समर्थन में किया गया अपना कमेंट डिलीट कर दिया, लेकिन डीवाईएफआई और यूथ कांग्रेस का गुस्सा शांत नहीं हुआ। दोनों एक साथ एनआईटी कैलिकट परिसर की ओर बढ़े और सीधा पुलिस की ओर से की गई बैरिकेडिंग पर अटैक किया। बैरिकेड गिराने की कोशिश में इन लोगों ने बैरिकेड हिलाने शुरू कर दिए। इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने भी ताकत झोंक दी। एक तरफ पुलिस वाले खड़े हुए, दूसरी ओर प्रदर्शनकारी। बवाल बढ़ते ही पुलिस का सायरन बजा और प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर दी गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड गिराने की कोशिश जारी रखी। इन लोगों का गुस्सा एनआईटी कैलिकट की प्रोफेसर के गोडसे के समर्थन में किए गए कमेंट को डिलीट करने के बाद भी शांत नहीं हुआ। ये लोग प्रोफेसर पर सख्त एक्शन की मांग पर अड़े रहे और केरल के कोझिकोड की सड़कों पर खूब बवाल किया। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया। ये बयान देकर वो अपनी ही पार्टी में घिर गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बजट सत्र में उन्होंने एक बार फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए? लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर उनकी ही पार्टी के नेता मनोज पांडे भड़क गए। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो, वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर विवादास्पद बयान देने की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ दिन पहले यूपी के कौशाम्बी में विरोध भी हुआ था। इधर महाराष्ट्र में बीजेपी नेता पर गोली चलने से हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के जलगांव में महेंद्र मोरे नाम के बीजेपी नेता पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब बीजेपी नेता अपने दफ्तर में मौजूद थे। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि हमला करने की वजह क्या थी, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि वो एनडीए का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाल में जेडीयू ने एनडीए में वापसी कर बिहार में नई सरकार बनाई है। से एक बार उधर ही हो गए हैं, अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। आपके चेहरों पर जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है इसमें रामलला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है। ब्रेकिंग न्यूज है मुंबई से। मुंबई के दहिसर इलाके में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना तब हुई जब वो अपने दफ्तर में कुछ लोगों के साथ बैठे थे। बताया जा रहा है कि उसी वक्त मॉरिस नोरेन नाम का एक आदमी वहां पहुंचा और उसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। पुलिस के मुताबिक इस हमले में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता अभिषेक घोसालकर को कई गोलियां लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अभिषेक घोसालकर को गोली मारने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली और उसकी भी मौत हो गई। दिवाकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या पता चला, गोली मारी क्यों? दिवाकर मेरी है करीब 7:30 बजे की शाम की घटना है जब अभिषेक घोसालकर को गोली मारी गई। मॉरिस ने बाकायदा अभिषेक घोसालकर को अपने ऑफिस में लाया था साथ में, और वहीं पर फेसबुक लाइव दोनों कर रहे थे। और जैसे ही फेसबुक लाइव खत्म हुआ, अभिषेक घोसालकर ने अपनी बात जो है वो पूरी की, वैसे ही मॉरिस ने उनके ऊपर गोली चला दी। 3 से 4 गोलियां उस वक्त उनको लगी थी। फौरन अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। और इतना ही नहीं, जिस शख्स
मॉरिस ने गोली चलाई थी अभिषेक गोसालकर पर, उनको गोली मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली है और उसकी भी मौत हो गई, यानी दोनों की मौत हो गई है। और इस पूरी घटना क्योंकि मामला राजनीतिक है और राजनीतिक शख्स को गोली मारी गई है, इसलिए मुंबई पुलिस की जो टीम है वो मौके पर तैनात है। बड़ी संख्या में जो पुलिस की तैनाती है वो अस्पताल और जहां स्पॉट है जहां पे ये घटना हुई वहां पर जो है तैनाती की गई है, क्योंकि उद्धव गुट की जो कार्यकर्ता है वो लगातार अब इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और माहौल बिगड़ सकता है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए बाकायदा जो है पुलिस की बड़ी तैनाती की गई है। किशोर, ये कौन है ये मॉरिस और ये इनका रिश्ता क्या था? देखिए, मॉरिस जो है वो एक समाज सेवक बताए जा रहे हैं और लेकिन जब चूंकि अभिषेक गोसालकर को जानते थे और अभिषेक गोसालकर खुद एक कार्यक्रम को खत्म करने के बाद उनके साथ उनकी दफ्तर भी गए थे और वहीं पर दोनों फेसबुक लाइव कर रहे थे और इसी फेसबुक लाइव के दौरान जो है मॉरिस ने उनके ऊपर गोली चला दी और इसका अंदाजा जो है अभिषेक गोसालकर को भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब ऐसे में जब उनको गोली लगी तो फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों के बीच आपसी विवाद था और इसी विवाद के चलते मॉरिस ने अभिषेक गोसालकर को गोली मार दी है। शुक्रिया दिवाकर आपका। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां 3 शिक्षकों पर एक छात्र को बुरी तरह पीटने का आरोप लगा। इस पिटाई का एक वीडियो भी वायरल हो गया और उस वीडियो में वो तीनों उस छात्र को घेर कर मारते नजर आए। उनमें एक टीचर ने तो उसे जोरदार डंडा जड़ा। इसके बाद जब उस लड़के ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तो वो और भड़क गए। उस छात्र के मुताबिक आरएस के इंटर कॉलेज में टीचरों ने प्रैक्टिकल के लिए पैसे की मांग की और जब उस छात्र ने इसका विरोध जताया तो उन टीचरों ने उसे निशाने पर ले लिया। सब पीछे से ये बोले कि तो कौन होता है पूछने वाला, बस इतनी बात हुई और मैं पाठक सर मुझे मारने के लिए बुलाने लगे। हालांकि कॉलेज परिसर में बेरहमी से हुई इस पिटाई की घटना का किसी ने वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इधर बिहार के गोपालगंज में एक शादी समारोह में फायरिंग का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गोली चलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया। घटना 3 साल पुरानी बताई गई, जिसका वीडियो अब सामने आया और उस वीडियो में स्टेज पर डांस करती एक कलाकार के पास खड़ा एक लड़का हवा में गोली चलाता नजर आया। शादी समारोह में गोली चलाने वाले इस लड़के का नाम नौशेर आलम बताया गया। जानकारी के मुताबिक 3 साल पहले वो अपने एक दोस्त की बहन की शादी में आया था। शादी में लोगों के मनोरंजन के लिए वहां ऑर्केस्ट्रा का भी इंतजाम किया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऑर्केस्ट्रा में आई कलाकार मंच पर भोजपुरी गाने पर डांस कर रही थी। इसी दौरान नौशेर आलम मंच पर चढ़ गया। थोड़ी देर तक तो वो वहां खड़ा रहा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी कमर से एक पिस्तौल निकाली और फिर हवा में गोली दाग दी। अचानक गोली चलने से डांस कर रही वो कलाकार डर से दूसरी तरफ चली गई। लेकिन नौशेर आलम की मुसीबत तब बढ़ गई जब 3 साल बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि उसने अपने एक दोस्त की पिस्तौल से शादी समारोह में गोली चलाई थी। इसी वजह से पुलिस पिस्तौल के साथ उसके दोस्त की भी तलाश में जुट गई। इधर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा बने रहने के संकेत दिए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और उनकी पार्टी जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी का गठबंधन जारी रहेगा। पर जब अलायंस होते हैं, जब इसमें बैठकर पार्टी नेतृत्व फैसला करता है। महाराष्ट्र के नागपुर में नए पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने पद संभालते ही कई बदमाशों की परेड करवा दी। उन्होंने अपने दफ्तर में 317 बदमाशों को खड़ा कराकर भविष्य में अपराध न करने की सख्त हिदायत भी दी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर हुई चोरी के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में कुल 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आरोप है कि उन्होंने स्टेशन पर मौजूद एसी टॉयलेट से 1 लाख से ज्यादा कीमत के नल और बाथरूम फिटिंग की चोरी की थी। उधर पाकिस्तान में चुनाव होते ही इमरान खान की पार्टी के नेताओं के बीच भगदड़ मच गई। इमरान खान के कई करीबी देश छोड़कर भागने की फिराक में नजर आए। इनमें पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर असद कैसर का नाम भी जुड़ गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी एक फ्लाइट टिकट वायरल हो गई। इस टिकट के आधार पर यह दावा किया गया कि असद कैसर इस्लामाबाद से सऊदी अरब के जद्दा जाने की तैयारी में, क्योंकि खुद इमरान खान जेल में बंद है। और इमरान खान की पार्टी के नेताओं को यह डर सताने लगा कि कहीं उन्हें भी जेल में न डाल दिया जाए। माना जा रहा है कि इसी वजह से इमरान के करीबियों ने पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की सेना वहां नवाज शरीफ को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी ताकत लगा रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान की सत्ता में वापसी की गुंजाइश बेहद कम है।
क्योंकि ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सत्ता की गद्दी पर वही बैठता है जिसे वहां की सेना का समर्थन हासिल हो, और वहां की सेना ने इमरान खान से काफी पहले ही दूरी बना ली थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से इमरान के कई करीबी अब देश छोड़ने की फिराक में हैं, ताकि उनका हश्र भी इमरान की तरह न हो। इस बीच बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए आदिवासी समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। पिछले महीने 5 जनवरी को ईडी ने संदेशखाली में शाहजहां शेख के घर पर छापा मारा था। इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। इसी के बाद से शाहजहां शेख की तलाश की जा रही है। और अब तो संदेशखाली का आदिवासी समुदाय भी शाहजहां शेख के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, खासकर महिलाएं। इन महिलाओं ने डंडे और झाड़ू लेकर मार्च निकाला और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग करते हुए थाने का घेराव करने पहुंच गई। लोगों का गुस्सा देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। आदिवासी समुदाय इसलिए भड़का क्योंकि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके करीबी शिबू हाजरा पर आदिवासियों की जमीन हथियाने का आरोप है, और इसीलिए प्रदर्शन करने वाले लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की। आदिवासी समुदाय के लोग एक दिन पहले संदेशखाली में हुए टीएमसी के प्रदर्शन की वजह से और भड़क गए। टीएमसी ने यह प्रदर्शन केंद्र के खिलाफ किया था और केंद्र पर संदेशखाली के विकास के लिए फंड नहीं देने का आरोप लगाया था। आदिवासी समुदाय ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में शाहजहां शेख के नाम के नारे लगे, और इसने आदिवासी समुदाय के गुस्से की आग में घी डाल दिया। वो सड़कों पर उतर आए। रात में ही शाहजहां शेख के करीबी शिबू हाजरा के फार्म हाउस में आग लगा दी गई। सुबह भी आदिवासी समुदाय के लोगों का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो सड़कों पर उतर आए। संदेशखाली में चल रहे इस बवाल पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आ गई। संदेशखाली बोलछे ममता जाच्छे। पिछले महीने की 5 तारीख को संदेशखाली तब सुर्खियों में आ गया था जब टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने पहुंची ईडी की टीम पर हमला हो गया था। आरोप लगा था कि शाहजहां शेख के भड़काने पर गांव के लोगों ने ईडी की टीम पर हमला किया था। इसके बाद से शाहजहां शेख की तलाश चल रही है। उधर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से एक ऐसी खबर आई जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। वहां एक घर में एक हमलावर और 2 पुलिस वालों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसके बाद अचानक उस घर में आग भड़क गई और वो मकान धू धू कर जलता दिखाई दिया। उस मकान के ऊपर वाली मंजिल से आग की लपटें उठती नजर आईं। थोड़ी देर में उस मकान का ऊपर वाला हिस्सा जलकर राख हो गया। इस दौरान उसके चारों तरफ पुलिस की गाड़ियों ने डेरा डाले रखा। पुलिस की एक गाड़ी तो उस मकान के एक हिस्से को तोड़ती भी दिखाई दी। पहले उस मकान की खिड़कियों को तोड़कर गिराया गया और फिर दीवार को भी ढा दिया गया। पुलिस ने उस मकान में घुसने की कोशिश इसलिए की क्योंकि 2 पुलिस वालों पर हमले का आरोपी उसी जलते मकान में छिपा हुआ था। हालांकि वो पूरा मकान आग की लपटों से घिरता जा रहा था, लेकिन उसके अंदर छिपा आरोपी बाहर निकलता नजर नहीं आया। और पुलिस के लिए बड़ी परेशानी ये थी कि उस हमलावर के साथ उस मकान में एक 11 साल की बच्ची भी थी जिसे उस हमलावर ने गोली मार दी थी। और इसीलिए सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं बल्कि उस इलाके में रहने वाले लोग भी बुरी तरह डर गए, क्योंकि सबको उस जलते घर में बंद बच्ची की फिक्र सता रही थी। और इसीलिए वहां मौजूद दमकल कर्मी लगातार उस मकान पर पानी की बौछार करते रहे ताकि जल्द से जल्द उस मकान में घुसकर उस बच्ची को वहां से निकाल सकें। लेकिन वो आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि जब तक उस पर काबू पाया गया वो मकान आधे से ज्यादा जल चुका था। जानकारी के मुताबिक तमाम दमकल कर्मी पूरी रात उस आग को बुझाने में जुटे रहे। इसके बाद आखिरकार सुबह जाकर वो आग बुझ पाई। हालांकि उस मकान में छिपे उस हमलावर और उस लड़की की जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन पुलिस के मुताबिक उन्हें उस हमलावर के मकान में घुसकर 11 साल की उस बच्ची को गोली मारने की जानकारी मिली थी। इसके बाद जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए वहां गई तो उसने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि उन्हें वक्त रहते अस्पताल ले जाया गया जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन वहां हुई इस डरा देने वाली घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इधर बीजेपी और आरएसएस नेताओं पर हमले की साजिश रचने के मामले में पीएफआई पर शिकंजा कस गया। ईडी ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारी के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। खबर है कि जांच में ईडी को पता चला कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर हमला करने की साजिश रची गई थी और जिन लोगों को ये काम सौंपा गया था उनका कोड वर्ड रिपोर्टर था। इनकम टैक्स विभाग ने मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की। श्रीनगर के बागे मेहताब इलाके में एक मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसे देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि कड़ी मेहनत के बाद दमकल विभाग की टीम उसे बुझाने में कामयाब रही।
उधर एक दिन पहले श्रीनगर में हुई आतंकी घटना के बाद जम्मू कश्मीर के कई शहरों में इसका विरोध देखने को मिला। इसकी एक तस्वीर आई जम्मू से। वहां डोगरा फ्रंट शिवसेना नाम के संगठन ने आतंकियों और उनकी मदद करने वाले पाकिस्तान पर जमकर गुस्सा निकाला और प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। पाकिस्तान पाकिस्तान। इसके बाद हाथों में तिरंगा थामे डोगरा फ्रंट शिवसेना नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के उस झंडे को आग के हवाले कर दिया। अपना घर नहीं सुधर रहा, दूसरों के घर के अंदर किस तरह से सेंध लगाई जाए। ये प्रदर्शन एक दिन पहले श्रीनगर में हुई आतंकी घटना के विरोध में हुआ। वहां आतंकियों ने 2 लोगों पर फायरिंग कर दी थी। इस मामले में टारगेट किलिंग की आशंका भी जताई गई। आतंकियों ने जिन 2 लोगों को निशाना बनाया वो पंजाब के रहने वाले हैं। इनमें अमृतपाल सिंह नाम के आदमी की जान चली गई, जबकि उसके साथी रोहित को गंभीर चोटें आईं। देर रात हुई इस फायरिंग के बाद पूरे श्रीनगर में हड़कंप मच गया। हालांकि वहां आतंकियों की इस करतूत की खबर लगते ही सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाल लिया था और चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात कर दिया गया था। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में उस वक्त बवाल मच गया जब बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में ही ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि उनकी विधायक अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी को सुरक्षा कर्मियों ने विधानसभा से बाहर जाने से रोक दिया और इसी वजह से विधानसभा के परिसर में मौजूद बीजेपी विधायकों ने आग बबूला होकर नारेबाजी शुरू कर दी। खुद बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी के खिलाफ इस प्रदर्शन की अगुवाई की। ममता सरकार चोर, ममता चोर। बंगाल विधानसभा परिसर में निकाले गए बीजेपी के इस मार्च में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी भी दिखाई दिए। बताया गया कि अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी को विधानसभा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बाहर जाने से रोक दिया। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गाड़ी को जगह देने के लिए जानबूझकर उनकी गाड़ी रोकी गई। इसके बाद ये बात अग्निमित्रा पॉल ने खुद शुवेंदु अधिकारी को बताई। मुख्यमंत्री ना बेरोनो अपनी गाड़ी बेरोबे ना। कोलकाता पुलिस कोटा माल के दिए एखाने सब कुछ। अग्निमित्रा पॉल के इस आरोप के बाद वहां मौजूद दूसरे बीजेपी विधायकों का गुस्सा भी फूट पड़ा और उन्होंने विधानसभा परिसर में ही शुवेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल की अगुवाई में मोर्चा खोल दिया। इसके बाद तो अपने विधायक की गाड़ी रोके जाने पर भड़के शुवेंदु अधिकारी सीधे विधानसभा के गेट पर खड़े सुरक्षा कर्मियों की तरफ बढ़ गए और उनके पीछे पीछे बीजेपी विधायकों का हुजूम भी उधर ही बढ़ गया। शुवेंदु अधिकारी जैसे ही विधानसभा के गेट पर खड़े सुरक्षा कर्मियों के पास पहुंचे, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अग्निमित्रा पॉल ने तो सिक्योरिटी इंचार्ज को ही तलब कर लिया। सिक्योरिटी के चार्जे अच्छे खाने। जबकि शुवेंदु अधिकारी ने गेट के पास लगाए गए बैरिकेड के पास पहुंचते ही सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के सामने अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी रोके जाने पर जमकर नाराजगी जताई। ये कोलकाता पुलिस की जिम्मेदारी नहीं किया। लेकिन वहां खड़े किसी भी पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मियों ने उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद तो शुवेंदु अधिकारी और भड़क गए। We are elected from people, by the people. अग्निमित्रा पॉल गाड़ी अटके छन। हालांकि उसी वक्त वहां से गाड़ियों की एक लंबी कतार गुजरी। बताया गया कि ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला था और उसे देखते ही एक बार फिर अग्निमित्रा पॉल समेत तमाम बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और फिर वो सभी विरोध में मार्च करते हुए उसी तरफ बढ़ गए जिधर गाड़ियों का वो काफिला गया। लेकिन इससे पहले पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बजट पेश किए जाने के वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अचानक गुस्सा आ गया। अपनी सरकार के वित्त मंत्री को बजट भाषण के बीच में ही रोककर उन्होंने विपक्ष को फटकार लगानी शुरू कर दी और बीजेपी विधायकों को यह तक कह दिया कि ये उनकी पार्टी का दफ्तर नहीं है। बीजेपी पार्टी ऑफिस में ये बीजेपी राजनीति एखाने चल रहे। हंगामा वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के बजट भाषण के दौरान हुआ। विपक्ष के लगातार हो रहे हंगामे के बीच अचानक स्पीकर ने उन्हें रुकने को कहा और ममता बनर्जी अपनी सीट से उठ गईं। इसके बाद उन्होंने बीजेपी विधायकों को फटकार लगानी शुरू कर दी। ममता बनर्जी इस दौरान बेहद गुस्से में दिखी और उन्होंने बीजेपी को बंगाल विरोधी बता दिया। बीजेपी ने बंगाल के बजट को पूरी तरह चुनावी भाषण करार दे दिया। अरे बकवास, पूरा फालतू बकवास, उसमें इलेक्शन का स्पीच, उसके अलावा कुछ नहीं। बंगाल के बजट के दौरान टीएमसी ने केंद्र पर बंगाल के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया होने का आरोप भी लगाया। उधर कर्नाटक के रायचूर में कृष्णा नदी से निकली करीब 1000 साल पुरानी मूर्तियों की चर्चा देश भर में होने लगी। वहां नदी के अंदर से भगवान विष्णु की मूर्ति और शिवलिंग निकला। इसमें विष्णु की मूर्ति तो दिखने में ठीक वैसी ही है जैसी अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति है। और इसी बात ने सबको हैरत में डाल दिया क्योंकि काले पत्थर की बनी ये मूर्तियां करीब 1000 साल पुरानी बताई गई।
रायचूर में कृष्णा नदी से निकली इन मूर्तियों की खबर जैसे ही फैली, उन्हें देखने के लिए आसपास के लोग जुटने शुरू हो गए। इन मूर्तियों में काले पत्थर का एक बड़ा सा शिवलिंग है। इसके अलावा वहां नंदी की एक मूर्ति भी नजर आई। अंदाजा लगाया गया कि ये मूर्तियां 11वीं या 12वीं शताब्दी की हो सकती हैं, मतलब करीब 1000 साल पुरानी। यही वजह रही कि आसपास के लोग इन मूर्तियों को देखने उमड़ पड़े। गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुम। इस दौरान कई महिलाओं ने भी नदी से जल लेकर उन मूर्तियों का अभिषेक किया। वहाँ कृष्णा नदी से निकली मूर्तियां काफी पुरानी बताई गई, इसलिए उनमें कई मूर्तियों को पहचानना भी मुश्किल दिखाई दी। माना जा रहा है कि इनमें एक मूर्ति में भगवान हनुमान को उकेरा गया और कई और पत्थरों पर भी देवी देवताओं की आकृति नजर आई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नदी से निकली भगवान विष्णु की मूर्ति की है, क्योंकि वो मूर्ति तो दिखने में हूबहू राम मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति जैसी। माना जा रहा है कि ये मूर्तियां 1000 साल पुरानी है, जबकि रामलला की मूर्ति को कुछ महीने पहले ही तैयार किया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों मूर्तियां दिखने में बिल्कुल एक सी हैं, चाहे वो इनका रंग हो या फिर इनकी नक्काशी, सब कुछ एक सा है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु की इस मूर्ति के इर्द गिर्द भी विष्णु के दशावतार दिखे, मतलब ठीक वैसे ही जैसे रामलला की मूर्ति में उकेरे गए हैं। इसके अलावा विष्णु की इस मूर्ति के चेहरे के हाव भाव भी रामलला की मूर्ति की तरह ही दिखाई दिए। इस मूर्ति में भी विष्णु की मुस्कान उसी तरह नजर आई जैसी अयोध्या में विराजमान रामलला की मूर्ति में। 1000 साल पुरानी मूर्ति और रामलला की मूर्ति में मौजूद इन्हीं समानताओं ने सबको चौंका दिया। इसके बाद लोग नदी से निकली उन मूर्तियों की पूजा करने लगे। जानकारी के मुताबिक रायचूर में कृष्णा नदी पर एक पुल बनाया जा रहा था और उसी की खुदाई के दौरान नदी से ये मूर्तियां निकली। इसके बाद इन्हें जांच के लिए पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। इस बीच चेन्नई के प्रसिद्ध कपालेश्वर मंदिर के गेट के पास एक संदिग्ध व्यक्ति की मौजूदगी की खबर से सनसनी फैल गई। इस शख्स ने देर रात मंदिर के गेट के नजदीक पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस बारे में कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी और सुबह होते ही इस घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि देर रात चेन्नई के प्रसिद्ध कपालेश्वर मंदिर के पूर्वी गेट के पास बैठे संदिग्ध ने सनसनी फैला दी। इस व्यक्ति ने बोतल में भरे पेट्रोल से बार बार आग लगाई। उसने पहले वहां पड़े कचरे पर पेट्रोल छिड़ककर आग सुलगाई और जैसे ही आग शांत होती वो फिर उस पर पेट्रोल डाल देता और आग भड़क जाती। रात करीब 1 बजे हुई इस घटना को कुछ स्थानीय लोगों ने देखा और पुलिस को खबर दी। इसके बाद मंदिर के गेट पर यह हरकत करने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू हो गई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि कपालेश्वर मंदिर देश के कुछ प्रसिद्ध शिव मंदिरों में एक है। इस मंदिर में हिंदू समुदाय के अलावा किसी और समुदाय के व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलती। इधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आए बर्फीले तूफान की वजह से वहां रहने वाले लोग खौफ से भर गए। राहत की बात यह रही कि इस भयानक बर्फीले तूफान से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बर्फीले तूफान के इस वीडियो को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस वीडियो में पहाड़ की चोटी से बर्फीला तूफान सब कुछ तबाह करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दिया। पहाड़ों की ढलान से आगे बढ़ते हुए बर्फ के इस बवंडर को देखने के बाद लोगों की सांसें अटक गईं। देखकर ऐसा लगा जैसे सामने से सफेद मौत आ रही है। चंद सेकंड के अंदर बर्फीले तूफान ने आसपास के पूरे इलाके को ढक दिया। बताया गया कि यह बर्फीला तूफान जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सरबल इलाके में मौजूद जोजिला टनल के पास आया। जिस वक्त इस बर्फीले तूफान ने वहां दस्तक दी, उस दौरान वहां कई कर्मचारी मौजूद थे। वीडियो में भी एक कर्मचारी बर्फीले तूफान से बचने के लिए वहां से भागता नजर आया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए, जो खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आए। बताया गया कि इस घटना के बाद फौरन वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पिछले कई हफ्तों से कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। इसी वजह से कुछ रोज पहले मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीले तूफान का अलर्ट भी जारी किया था। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर हमास के खात्मे से पहले गाजा में सीज फायर से इनकार कर दिया। अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल के सामने एक और प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में इजराइल से फौरन गाजा में हमले रोकने की मांग की गई। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और दावा किया कि इजराइल की फौज जल्द ही गाजा से हमास का नामो निशान मिटा देगी। אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. הניצחון הוא בהישג יד. क्योंकि इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना गाजा में लड़ाई के आखिरी चरण में पहुंच गई। दावा किया गया कि हवाई और जमीनी हमलों में हमास के ज्यादातर ठिकाने मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं और अब इजरायली सैनिकों ने हमास के छिपे लड़ाकों को ढूंढ कर उनका सफाया शुरू कर दिया। इजराइल की सेना पहले ही गाजा के उत्तरी इलाकों पर कब्जे का दावा कर चुकी है और बीते महीने से ही दक्षिणी गाजा में भीषण हमले जारी हैं। हमास की सुरंगों से लेकर गाजा के रिहायशी इलाकों तक
इजराइल के सैनिकों ने कहर ढा दिया, यानी हमास के लड़ाकों के छिपने के सारे ठिकाने इजराइल के निशाने पर आ गए। और इसके बाद यह माना जा रहा है कि इजराइल जंग में जीत के बेहद करीब पहुंच गया। दावा किया गया कि इसीलिए नेतन्याहू किसी भी कीमत पर गाजा में हमले रोकने को तैयार नहीं हो रहे। और यही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री ने आशंका जताई कि अगर एक बार फिर हमास की शर्त मान ली गई तो उसे अपनी ताकत बढ़ाने का वक्त मिल जाएगा, और ऐसा होने पर इजराइल पर दोबारा 7 अक्टूबर जैसे हमले का खतरा मंडराने लगेगा। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में 4.5 महीने के सीज फायर की शर्त रखी। इस शर्त के मुताबिक हमास उन सभी बंधकों को छोड़ देगा जो अब भी उसकी कैद में हैं, लेकिन इसके बदले इजराइल को अपनी जेलों में बंद सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। हमास ने यह प्रस्ताव अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद रखा, लेकिन नेतन्याहू ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। और इसके बाद इजराइल के साथ खड़े अमेरिका पर भी दबाव बढ़ गया, क्योंकि इस जंग ने अमेरिका की मुसीबतें भी बढ़ा दी। और ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल की सेना पर गाजा में बेगुनाह लोगों की हत्या के आरोप लगे। और जंग में इजराइल की मदद करने की वजह से अमेरिका पर भी उंगलियां उठने लगी। जंग के बाद से ही अमेरिका के कई शहरों में फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में प्रदर्शन दिखने को मिले, यानी इजराइल और हमास की लड़ाई अमेरिका के गले की हड्डी बन गई। माना जा रहा है कि इसीलिए बाइडेन सरकार किसी भी तरह इस जंग को रोकना चाहती है। इजराइल के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी यही संकेत दिए। We do think it creates space for agreement to be reached. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि बीते 4 महीनों से जारी जंग में गाजा के 27,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और मरने वालों में करीब 70% महिलाएं और बच्चे शामिल बताए गए। जंग के दौरान इतनी बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं के मारे जाने की वजह से अमेरिका भी इजराइल का साथ देने पर घिर गया। इधर गुजरात के सूरत से आई एक खबर ने लोगों को चौंका दिया। वहां स्कूटर पर सवार एक लड़के ने एक दूसरे स्कूटर का पीछा किया और लूट को अंजाम दे दिया। बताया गया कि वो लड़का काफी वक्त से उस स्कूटर पर सवार दंपति के पीछे लगा था, और जैसे ही उसे मौका लगा उसने तेजी से स्कूटर के पीछे बैठी महिला पर झपट्टा मार दिया। वहां से इस घटना की जो तस्वीर सामने आई उसमें एक सड़क पर कई मोटरसाइकिल और गाड़ियां दौड़ती दिखी। कुछ ही पलों बाद वहां एक के पीछे एक 2 स्कूटर आते दिखे, और तभी पीछे चल रहे स्कूटर पर सवार लड़के ने दूसरे स्कूटर पर सवार दंपति पर धावा बोल दिया, लेकिन वो इस दौरान खुद को संभाल नहीं पाया और दोनों स्कूटर टकरा गए। ऐसा होते ही वो दंपति और लूट को अंजाम देने वाला लड़का दोनों सड़क पर गिर गए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद बड़ी खबर आई किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का प्रदर्शन खत्म हो गया। बताया गया कि 6 घंटों की बातचीत के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से भरोसा देने के बाद किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरकार से मुआवजा बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर किसान संसद भवन जाने के लिए दिल्ली कूच कर गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली और नोएडा के बीच मौजूद चिल्ला बॉर्डर पहुंचने से पहले ही रोक लिया। लेकिन कई घंटों की बातचीत के बाद किसान धरना खत्म करने पर राजी हो गए, क्योंकि सुबह से ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर डेरा डाल रखा था। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। उनकी तैयारी संसद का घेराव कर विरोध जताने की थी। जानकारी के मुताबिक पिछले 60 दिन से अपनी मांगों को लेकर किसान नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे, और जब इनकी मांगों को नहीं माना गया तो हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच कर गए। किसानों के दिल्ली मार्च करने की वजह से नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली तमाम सड़कों पर भयंकर जाम लग गया। किसानों के दिल्ली कूच की जो तस्वीरें सामने आई उनमें बड़ी संख्या में किसान पैदल और ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। महिलाओं का जत्था भी नारे लगाते हुए तेजी से सड़क पर बढ़ता नजर आया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने जगह जगह किसानों को रोकना शुरू किया। सबसे पहले किसानों को महामाया फ्लाईओवर के आगे दलित प्रेरणा स्थल के पास बैरिकेड लगाकर रोका गया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क पर किसानों का सैलाब दिखा। हाथों में तिरंगा लेकर किसानों की भीड़ सड़क पर धरना देती नजर आई। वहां से पुलिस के साथ किसानों की धक्का मुक्की की भी खबरें आई। बताया गया कि करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और चिल्ला बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन चिल्ला बॉर्डर पहुंचने से पहले सेक्टर 18 के फ्लाईओवर के पीछे किसानों को दोबारा रोक लिया गया, जिसके बाद किसानों ने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। लेकिन दिल्ली की सीमा पर हजारों की संख्या में डटे किसानों ने पुलिस और प्रशासन की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि किसानों ने 2 टूक कह दिया था कि वो हर हाल में विरोध जताने के लिए संसद भवन तक मार्च करके ही रहेंगे।
यानी किसान किसी भी सूरत में अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की परेशानियां बढ़ गईं। दिल्ली और नोएडा के बीच मौजूद चिल्ला बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए तगड़े इंतजाम किए गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में सड़क के किनारे बड़ी संख्या में बैरिकेड लगे दिखाई दिए, ताकि उनके जरिए किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोका जा सके। इसके अलावा वहां बड़े अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात नजर आए। कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह की ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली एंटर ना कर पाए। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसानों को प्रदर्शन खत्म करने के लिए मनाना है। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी किसान संसद भवन का घेराव करने पर अड़े रहे। या तो आप हमें बैठने की जगह दे दो यहाँ, नहीं तो हम दिल्ली कूच करेंगे। हमारे जो कई हजार लोग आपने पकड़े हुए हैं उनको छोड़ दो, यहाँ से हिलने वाले नहीं है। किसानों के मुताबिक जब सरकार जमीन लेती है तो मुआवजे का 10% पैसा काट लेती है, उसके बदले किसानों को जमीन दी जाती है। लेकिन किसानों का दावा है कि सरकार पैसा तो 10% काटती है, जबकि जमीन 5% के बराबर की कीमत की देती है। इसीलिए किसानों की मांग है कि सरकार जितना पैसा काटती है उन्हें उतने पैसों की जमीन दी जाए। और अपनी इसी मांग को लेकर किसान दिल्ली में संसद भवन का घेराव करने निकल गए। लेकिन जब नोएडा में पुलिस ने उन्हें रोका तो हजारों की संख्या में किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इसकी वजह से दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सड़कों पर भयानक जाम लग गया। क्योंकि दिल्ली की तरफ बढ़ते किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगा दिए, कई सड़कों को बंद करना पड़ा। लेकिन लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया। इसकी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गाड़ियां सड़कों पर चलने के बजाय रेंगती नजर आई। ये रास्ता जो कि ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ आता है, महामाया फ्लाईओवर के पास इसको यहाँ पर रोका गया है, क्योंकि आगे किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि किसानों को चिल्ला बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल के पास रोक लिया। धरने पर बैठे किसानों को प्रशासन के अधिकारी मनाने में जुटे रहे, लेकिन किसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। किसानों का आरोप है कि कई दिनों तक प्रदर्शन के बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी गई। इसी वजह से दबाव बनाने के लिए एक दिन पहले 7 फरवरी को किसान महापंचायत बुलाई गई और उसी महापंचायत में अगले दिन दिल्ली में संसद भवन तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया गया। लेकिन किसानों के इस मार्च की वजह से नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। उधर महाराष्ट्र के नवी मुंबई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को एक साथ टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। और उन तस्वीरों में दिखा कि तेज रफ्तार में आई उस बस ने एक माल ढोने वाली गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। इस दिल दहला देने वाले हादसे से कुछ देर पहले के वीडियो में 2 लोग बड़े ही आराम से उस माल ढोने वाली गाड़ी से सामान उतारते दिखे। एक आदमी गाड़ी के अंदर से लोहे का सामान उठाकर नीचे खड़े शख्स को थमाता दिखाई दिया। इस दौरान पास में ही एक स्कूटर सवार भी नजर आए। उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ सेकंड में वहां क्या होने वाला। माल ढोने वाली गाड़ी से सामान उतार रहा वो आदमी एक बोरी को उठाने ही वाला था कि इतने में उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई। उसने गाड़ी की बाईं ओर झांककर देखा तो सामने उसे मौत की शक्ल में वो बेकाबू बस नजर आई। बस इतना पास आ गई कि सामान उतार रहे दोनों आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भागे। इस भीषण टक्कर में माल ढोने वाली वो गाड़ी किसी तिनके की तरह जमीन पर पलट गई। लेकिन उस बेकाबू बस का कहर इतने पर ही नहीं थमा। माल ढोने वाली गाड़ी को टक्कर मारने के बाद उसने कई और गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। और उस स्कूटर के तो परखचे ही उड़ गए जो हादसे से पहले की तस्वीरों में दिखा। बस की भीषण टक्कर के बाद वो स्कूटर 2 हिस्सों में बढ़ गया। इस भयंकर हादसे की वजह से वहां हड़कंप मच गया। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई क्योंकि बेकाबू बस ने उस माल ढोने वाली गाड़ी समेत 7 गाड़ियों को टक्कर मारी। इस दर्दनाक हादसे में एक आदमी की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद की तस्वीरों में वहां कई मोटरसाइकिलें और स्कूटर जमीन पर बिखरे हुए नजर आए। जोरदार टक्कर में उस बेकाबू बस को भी काफी नुकसान पहुंचा। उसके आगे के शीशे चकनाचूर हो गए। हालांकि इस हादसे में वो दोनों लोग बाल बाल बच गए जो उस माल ढोने वाली गाड़ी से सामान उतार रहे थे। इस बीच केंद्र सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर सख्त फैसला ले लिया। भारत और म्यांमार की सीमा पर फ्री मूवमेंट को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। केंद्र ने रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ और सीमा पर अवैध कारोबार को रोकने के मकसद से ये बड़ा कदम उठाया। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि दोनों देशों के बीच 1643 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मकान से बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद करने का दावा किया। इस सिलसिले में एक आदमी को हिरासत में भी लिया गया।
राज्यसभा में 56 सांसदों की विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की। मनमोहन सिंह भी उन सांसदों में शामिल हैं जिनका राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। इधर दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की बाउंड्री वॉल गिरने से उसके मलबे में दबकर एक आदमी की मौत हो गई। वहां मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म की बाउंड्री वॉल गिरने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि उसका मलबा पूरी सड़क पर फैल गया। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की वो बाउंड्री वॉल अचानक भरभरा कर गिरती नजर आई। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग भी नजर आए जो हादसा होते ही इतनी बुरी तरह डर गए कि उन्होंने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ लगा दी। इससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन बाउंड्री वॉल का मलबा जाकर नीचे सड़क पर गिरा। इधर गुजरात के सूरत से आई एक खबर ने लोगों को चौंका दिया। वहां स्कूटर पर सवार एक लड़के ने एक दूसरे स्कूटर का पीछा किया और लूट को अंजाम दिया। बताया गया कि वो लड़का काफी वक्त से उस स्कूटर पर सवार दंपति के पीछे लगा था और जैसे ही उसे मौका लगा उसने तेजी से स्कूटर के पीछे बैठी महिला पर झपट्टा मार दी। वहां से इस घटना की जो तस्वीर सामने आई उसमें एक सड़क पर कई मोटरसाइकिल और गाड़ियां दौड़ती दिखी। कुछ ही पलों बाद वहां एक के पीछे एक दो स्कूटर आते दिखे और तभी पीछे चल रहे स्कूटर पर सवार लड़के ने दूसरे स्कूटर पर सवार दंपति पर धावा बोल दिया, लेकिन वो इस दौरान खुद को संभाल नहीं पाया और दोनों स्कूटर टकरा गए। ऐसा होते ही वो दंपति और लूट को अंजाम देने वाला लड़का दोनों सड़क पर गिर गए। इसके बाद स्कूटर सवार महिला सड़क पर गिरी नजर आई, जबकि उस आदमी ने कॉलर पकड़कर लड़के को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो भागने की कोशिश करता दिखा। इस बीच सड़क से गुजर रहे कई दूसरे लोग भी वहां रुक गए। तभी उस आदमी ने लड़के की शर्ट पकड़ ली। ऐसा होते ही काले कपड़े पहना एक दूसरा आदमी वहां पहुंच गया और उसने भी बदमाश की शर्ट पकड़ ली। उन दोनों आदमियों ने पिटाई करते हुए लड़के की शर्ट फाड़ डाली। इसके बाद तो वो बदमाश अपनी शर्ट और स्कूटर वहीं छोड़कर भाग निकला। लेकिन सूरत की सड़क पर सरेआम लूट की वारदात को अंजाम देने की कहानी यहीं नहीं रुकी। उस दंपति और वहां मौजूद दूसरे लोगों को लगा कि वो बदमाश फरार हो गया, लेकिन उस बदमाश ने उन लोगों को चकमा दे दिया, क्योंकि वो बदमाश बेखौफ होकर फिर वहां पहुंच गया। पहले तो उसने अपना स्कूटर उठाया, इसके बाद वो ठीक उस जगह पर पहुंच गया जहां थोड़ी देर पहले उस दंपति के स्कूटर से टक्कर हो गई थी और वहां पहुंचते ही उसने सड़क पर गिरा वो पर्स उठा लिया, जिसे छीनने के लिए उस दंपति से वो भिड़ गया था। हालांकि इसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ गया, लेकिन फिर वापस आ गया और वहां मौजूद उस दंपति और दूसरे लोगों को धमकाता दिखा। इतना ही नहीं, वो कुछ देर तक वहां रुका रहा, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने बड़े ही शान से उन्हें वो पर्स दिखाया और उनके सामने लूट को अंजाम देते हुए उन्हें चुनौती दे डाली। इसके बाद तो वो स्कूटर लहराता हुआ वहां से फरार हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कोचिंग क्लास में हंसने की वजह से एक टीचर बुरी तरह एक छात्र की पिटाई करते दिखाई दी। आरोप है कि पीटने के बाद उस टीचर ने छात्र को लात मारकर बाहर निकाल दिया। 2 दिन पहले हुई इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उस वीडियो में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र पर एक टीचर अपना गुस्सा निकालते दिखाई दिए। 58 सेकंड के इस वीडियो में उस टीचर ने छात्र को 17 थप्पड़ मारे और फिर धक्का देते हुए लात मारकर उसे कोचिंग क्लास से बाहर निकाल दिया। छात्र से मारपीट करने वाले इस टीचर का नाम अभिषेक पाल बताया गया। वीडियो के एक हिस्से में अभिषेक बेंच पर बैठकर छात्र को थप्पड़ मारते नजर आए, जबकि वो छात्र उनसे बचने के लिए अपने चेहरे को हाथों से छिपाए रहा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि वो लगातार उससे गाली गलौज करते हुए मारपीट करते रहे। पढ़ने तो पढ़ो, लेकिन अपनी पढ़ जाओ। जो बात घर पे बोलते ना, मैंने भी बोल दिया था। इस पूरी घटना के दौरान वहां कई दूसरे छात्र भी थे जो वीडियो बनाने के साथ हंसते रहे। तभी पिटाई खा रहे उस छात्र की हंसी निकल गई। इसके बाद तो टीचर अभिषेक पाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने न सिर्फ उसकी पिटाई की, बल्कि उसे कोचिंग क्लास से भी बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद उस छात्र के घर वालों ने टीचर के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। उधर चेन्नई में कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद वहां हड़कंप मच गया। चेन्नई में ईमेल के जरिए कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस धमकी के बाद उन स्कूलों के सभी छात्रों को घर भेज दिया गया। इसके साथ ही स्कूलों में और उनके आसपास तलाशी भी ली गई। बाद में पुलिस धमकी देने वाले की तलाश में जुट गई। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा है कि कनाडा में हो रहे चुनावों में भारत दखल दे रहा है। We strongly reject all such baseless allegations of Indian interference in Canadian elections.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को पंजाब में घर घर राशन योजना की शुरुआत करेंगे। वो शनिवार से 2 दिनों के पंजाब दौरे पर रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड के हल्द्वानी से। वहां उपद्रव कर रहे लोगों को संभालने के लिए रुद्रपुर से पीएसी की एक पूरी कंपनी को ही हल्द्वानी बुला लिया गया, क्योंकि सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद और मदरसे को गिराने के बाद वहां लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। बताया गया कि पथराव में एसडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस के जवान घायल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर की सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया। इसके अलावा रुद्रपुर, काशीपुर और रामनगर में अलर्ट जारी कर दिया गया। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या पता चल रहा है ताजा? देखिए, अभी लगातार पुलिस जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ाई गई है, साथ ही फ्लैग मार्च भी करवाया जा रहा है और जो लोग हैं उनको पुलिस बाकायदा अनाउंस करके किशोर लोगों को घर के अंदर रहने की हिदायत दे रही है। और जो हल्द्वानी का बनभूलपुरा एरिया है, जहां पर बनभूलपुरा थाना को फूका गया था उपद्रवियों के द्वारा, उस इलाके में कर्फ्यू घोषित किया गया है। उसके अलावा पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे इलाके में तनाव अगर बढ़ता है तो उसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल और उस इलाकों को भी कर्फ्यू रखा जाएगा। फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हालात की स्थिति पूरा जानकारी ले रहे हैं। उच्च अधिकारियों की मीटिंग लगातार चल रही है कि किस तरह से हालात को सामान्य बनाने की कोशिश करें। शुक्रिया दीपक आपका। इस बीच यूपीए सरकार के 10 साल में हुई आर्थिक अनियमितताओं के खिलाफ लोकसभा में वित्त मंत्री ने श्वेत पत्र पेश कर दिया। श्वेत पत्र के जरिए यूपीए सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को कर्ज में डुबोने का आरोप भी लगाया गया, जिस पर शुक्रवार को लोकसभा में चर्चा होगी। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह श्वेत पत्र सदन में रखा। सर, आई राइज टू ले अ व्हाइट पेपर ऑन द इंडियन इकोनॉमी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान ही घोषणा की थी कि सरकार इस तरह का श्वेत पत्र लाएगी। इस श्वेत पत्र में बताया गया कि यूपीए सरकार के दौरान देश की रक्षा तैयारियां कमजोर थी। सरकारी खजाने के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया। श्वेत पत्र के मुताबिक यूपीए को 2004 में स्वस्थ अर्थव्यवस्था मिली थी, लेकिन खराब शासन की वजह से देश की आर्थिक नींव कमजोर हो गई। श्वेत पत्र के आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए। 10 साल देश को पीछे धकेल दिया गया फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण। इस श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के दौरान हुए 15 घोटालों का जिक्र किया गया, जिस पर चर्चा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया। इससे पहले कि श्वेत पत्र जारी हो पाता, कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी कर दिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर जारी कर बीजेपी सरकार की नाकामियां गिनानी शुरू कर दी। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर के जरिए आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के दौरान देश में 45 साल की सबसे ऊंची बेरोजगारी दर रही। यह भी आरोप लगाया गया कि यूपीए के 10 साल में औसत विकास दर 8.13% थी, जबकि बीजेपी शासन में घटकर 5.6% रह गई। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर यूपीए की योजनाओं का श्रेय लेने का आरोप भी लगाया। हमको कमजोर करना चाहते हैं तो हम कमजोर कांग्रेस वाले भी होने वाले नहीं, मैं भी होने वाला नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्वेत पत्र के विरोध में कांग्रेस के ब्लैक मार्च पर चुटकी लेने का मौका नहीं चूका। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लगे। कांग्रेस सांसद संसद में गांधी मूर्ति के पास पहुंचकर नारेबाजी करते रहे। काले कपड़े पहनकर पहुंचे सांसदों के हाथों में तख्तियां भी दिखीं, जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे गए थे। इधर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में उस वक्त बवाल मच गया जब टीएमसी समर्थकों के 2 गुट बाहरी लोगों को काम देने के मुद्दे पर आपस में भिड़ गए। हालांकि बाद में किसी तरह पुलिस ने मामले को शांत करा दिया, लेकिन इस पूरे बवाल में कई लोग घायल हो गए, क्योंकि पुलिस वालों के लाख रोकने के बाद भी टीएमसी समर्थकों के दोनों गुटों के बीच मारपीट होती रही। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के साथ बहस करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो वहां लाठी लिए नजर आए, जो दूसरे गुट के लोगों को मारने के लिए उसे ताने रहे। इस दौरान वहां मौजूद एक पुलिस वाला दोनों पक्षों के लोगों को रोकने और हटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसके बाद भी वहां बवाल होता रहा। जानकारी के मुताबिक ये पूरा बवाल वहां मौजूद एक गैस प्लांट में बाहरी लोगों को काम देने के मुद्दे पर हुआ। इसी मुद्दे पर टीएमसी के दोनों गुट आमने सामने आ गए। एक गुट ने बाहरी लोगों को गैस प्लांट में नौकरी देने का विरोध किया, जबकि दूसरे ने उनका समर्थन किया। बताया गया कि इसी बात पर पिछले कई दिनों से दोनों गुटों के बीच विवाद था, लेकिन बात तब बढ़ गई जब उस प्लांट में काम करने के लिए कुछ बाहरी लोग पहुंच गए। इसके बाद दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। बाद में पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया, लेकिन मारपीट की वजह से दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। उधर यूरोप के देश आइसलैंड में एक बार फिर ज्वालामुखी फटने से हड़कंप मच गया। वहां के रेकेनेस से ज्वालामुखी विस्फोट की खौफ से भर देने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आई, और उन तस्वीरों में लाल रोशनी के साथ गर्म लावा तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दिया।
उबलता हुआ लावा वहां की जमीन से इस तरह बहकर आ रहा था मानो वहां कोई फव्वारा फूट गया हो। वहां के रेकेनस में जमीन के नीचे से निकल रहे धधकते लावे को देखकर लोग बुरी तरह दहल गए, क्योंकि तस्वीरों में वो लावा किसी नदी की तरह बहता नजर आया। उस इलाके में जहां तक नजर गई जमीन से लावा ही फूटता नजर आया, जिसकी वजह से वहां एक बार फिर हड़कंप मच गया। बताया गया कि इससे पहले पिछले महीने भी वहां भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। उसकी वजह से करीब 2 दिन तक वहां लगातार लावा बहता रहा था। इसके बाद एक बार फिर वहां ज्वालामुखी भड़कने से हाहाकार मच गया, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रहा लावा किसी भी वक्त वहां के रिहायशी इलाकों में भी धावा बोल सकता है। इधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। हालांकि थोड़ी ही देर में नक्सली पुलिस की कार्रवाई से घबराकर वहां से फरार हो गए, लेकिन दावा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने उस जगह से बम बनाने वाली कई चीजें बरामद की। बताया गया कि नक्सली वहां कैंप लगाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से ऑक्सीमीटर रखने की अपील की। एक रिसर्च का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद भी लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसे हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। दिक्कत यह भी है कि ऑक्सीजन लेवल गिरने का मरीज को पता तक नहीं चलता। अशोक गहलोत ने अपील की कि तबीयत खराब होने पर लोग ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते रहें। अयोध्या प्रशासन ने मल्टीनेशनल फास्ट फूड ब्रांड KFC को आउटलेट खोलने के लिए सिर्फ शाकाहारी खाना बेचने की इजाजत दी। इसके साथ ही अयोध्या के डीएम ने साफ कर दिया कि कोई भी बड़ी कंपनी अगर अयोध्या आएगी तो उसे अपने मेन्यू में बदलाव करना होगा, यानी वहां मांसाहारी खाने और शराब पर लगे प्रतिबंध को मानना होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। अदालत में एक जनहित याचिका दायर कर जानकारी दी गई कि पश्चिम बंगाल की अलग अलग जेलों में बंद महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं। दावा किया गया कि पिछले कुछ महीनों में 196 बच्चों का जन्म अलग अलग जेलों में हो चुका है। इस याचिका के जरिए कोर्ट से मामले पर एक्शन लेने की मांग की गई। उधर ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी कर एक नया विवाद शुरू कर दिया। उन्होंने एक भाषण के दौरान दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से नहीं है, जिस पर बीजेपी ने उन्हें घेरने में देर नहीं की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी समुदाय की जातियों में 1999 में शामिल कर लिया गया था। बीजेपी ने गांधी नेहरू परिवार पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप भी लगा दिया। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है, ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हर बीजेपी के कार्यकर्ता को ये बताना। इसके बाद तो केंद्र सरकार का एक दस्तावेज भी सामने आया, जिसमें केंद्र सरकार ने ही प्रधानमंत्री की जाति को ओबीसी समुदाय में शामिल किया था। राहुल गांधी ने पीएम पर ओबीसी समुदाय से विश्वासघात का आरोप लगाया था। इस बीच राजस्थान के बाड़मेर में हुए एक भीषण हादसे में मां और बेटे की मौत के बाद लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी कई लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए। और दर्दनाक हादसे से भड़के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहां बड़ी संख्या में गुस्साए लोग नारेबाजी करते नजर आए। हालांकि प्रदर्शन रोकने के लिए वहां पुलिसकर्मी मौजूद रहे, लेकिन उन लोगों ने पुलिस के सामने ही उस कार में तोड़फोड़ कर दी और हंगामा करते हुए उस कार को सड़क पर पलट दिया। इस दौरान पुलिस के जवान उन्हें समझाते दिखाई दिए, लेकिन उन लोगों का गुस्सा नहीं थमा और उन्होंने बीच सड़क पर टायर जलाकर आगजनी कर दी। इस बीच सड़क के दोनों तरफ से रास्ता रोक दिया गया और काफी देर तक जाम लगा रहा, क्योंकि वहां लोगों ने सड़क को पूरी तरह घेर लिया और प्रदर्शनकारियों को काबू करना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। वहां उस कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी और उसमें उन 2 लोगों की जान चली गई, इसलिए वो लोग भड़क गए। उधर बर्फीले तूफान की वजह से चीन में हालात बिगड़ गए। इस भयंकर तूफान की वजह से वहां के लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां सैकड़ों ट्रेनों के साथ ही फ्लाइटें भी रद्द हो गईं। वहां से आई तस्वीरों में सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक बर्फ की मोटी चादर से ढके नजर आए। इसके बाद वहां युद्ध स्तर पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि बर्फीले तूफान की वजह से सड़कों के साथ साथ रेलवे ट्रैक पर भी बर्फ जम चुकी थी। उसकी वजह से लोगों के लिए आने जाने के सारे रास्ते ही बंद हो गए। लोगों के घर, पेड़ और गाड़ियां सब कुछ बर्फ से ढक चुके थे। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना ही मुश्किल हो गया। जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां का कोई कोना या कोई हिस्सा नहीं बचा जहां बर्फ न जमी हो। इधर रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया।
रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करते हुए लगातार छठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, यानी रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है। रिजर्व बैंक के इस फैसले से होम लोन की EMI पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों को कर्ज देता है। इसके साथ ही RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश की GDP के 7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया। रेपो रेट में कोई बदलाव न होने के बाद भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो, बैंक, रियल्टी, कैपिटल गुड्स और FMCG सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली। हालांकि ऑयल एंड गैस, पावर और IT सेक्टर के शेयरों में तेजी रही, लेकिन इसके बावजूद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 723 अंक गिरकर 71,428 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 212 अंकों की गिरावट के साथ 21,718 के स्तर पर आ गया। खबर है कि विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में भी नहीं खेलेंगे। हालांकि अच्छी खबर यह है कि तीसरे टेस्ट मैच में KL राहुल और रविंद्र जडेजा की वापसी हो सकती है। तीसरा टेस्ट मैच गुजरात के राजकोट में 15 फरवरी से शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की ये सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। इस बीच मध्य प्रदेश के भिंड से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां मुफ्त में शराब नहीं देने पर एक आदमी ने गोलियों की बौछार कर दी और उस दुकान के कर्मचारी को भी गोली मार दी। और वह आदमी शराब की उस दुकान के बाहर लगातार फायरिंग करता नजर आया। उसने बेखौफ होकर एक या दो नहीं बल्कि कई बार गोलियां चलाई। काफी देर तक वो वहां खड़ा रहा और रुक रुक कर अपनी पिस्तौल में गोली भी लोड करता दिखा। इस बीच उसने बड़े ही आराम से उस दुकान के कर्मचारी पर गोली दाग दी। आरोप लगा कि उसने उस कर्मचारी से शराब की बोतल मांगी, लेकिन इसके बदले में जब उससे रुपए मांगे गए तो वो भड़क गया और गुस्से में उस कर्मचारी को ही गोली मार दी। इसके बाद तो वो वहां से फरार हो गया, लेकिन गोलियों की आवाज से वहां दहशत मच गई। सेल्समैन के दाहिने हाथ में गोली लगी हुई थी, वो घायल था। वहीं इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाया और कुछ ही घंटों में उस आदमी को धर दबोचा। इसके साथ ही उससे अवैध हथियार भी जब्त कर लिया गया। उधर अमेरिका ने कुछ दिन पहले जॉर्डन में मारे गए अपने 3 सैनिकों की मौत का बदला लेने का दावा किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड एक ड्रोन हमले में मारा गया। यह ड्रोन हमला इराक की राजधानी बगदाद में किया गया और दावा किया गया कि अमेरिका ने पूरी प्लानिंग के तहत उसका खात्मा किया। बगदाद से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक कार सड़क के बीचों बीच आग की भयंकर लपटों से घिरी नजर आई। रॉयटर्स के मुताबिक जॉर्डन में अमेरिकी ठिकाने पर हुए हमले का मास्टरमाइंड अबू बाकर अल सादी इसी कार में सवार था। दावा किया गया कि उसी ने अमेरिकी ठिकाने को दहलाने का पूरा खाका तैयार किया। रॉयटर्स के मुताबिक अबू बाकर अल सादी ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी गुट कताइब हिजबुल्लाह का कमांडर था। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने दावा किया कि कताइब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ही 28 जनवरी को जॉर्डन के पूर्वी इलाके में उसके ठिकाने को निशाना बनाया था। सीरिया और इराक की सीमा के करीब मौजूद उस अड्डे पर हुए ड्रोन हमले में अमेरिका के 3 सैनिकों की मौत हो गई थी और 40 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए थे। और इस हमले ने अमेरिका को बुरी तरह भड़का दिया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब इजरायल और हमास की जंग के बीच पश्चिम एशिया में किसी अमेरिकी सैनिक की जान गई। और यही वजह रही कि अमेरिका ने जॉर्डन में हुए हमले के सबसे बड़े गुनहगार को मौत के घाट उतार दिया। रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले में अबू बाकर अल सादी के साथ कार में मौजूद कई और लड़ाके भी मारे गए। हालांकि इस हमले में उस कार में मौजूद लोगों के अलावा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के बाद की तस्वीरों में वो कार लगभग पूरी तरह जलकर राख हुई नजर आई। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उस कार के आसपास दिखी। रॉयटर्स के मुताबिक कताइब हिजबुल्लाह के उस कमांडर को ठिकाने लगाने के लिए ड्रोन से हेलफायर मिसाइल दागी गई। साइलेंट किलर मानी जाने वाली इस मिसाइल में बारूद का इस्तेमाल बेहद कम होता है, यानी धमाके के बाद आसपास के इलाके में ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन इस मिसाइल में ब्लेड और धातुओं के नुकीले टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमले के बाद टारगेट पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इसी खतरनाक मिसाइल के हमले में अमेरिका ने 2 साल पहले आतंकी संगठन अल कायदा के सरगना अल जवाहिरी को भी ढेर कर दिया था। इस बीच गाजा में रफा बॉर्डर के पास एक शरणार्थी कैंप के बाहर हुई बमबारी से हड़कंप मच गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि इजरायल की फौज ने वहां भीषण रॉकेट हमला कर दिया, जिसकी वजह से शरणार्थियों के लिए बने उस कैंप में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। तस्वीरों में महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए। डर और दहशत का ये माहौल एक कार पर हुए रॉकेट हमले के बाद दिखा, क्योंकि शरणार्थी कैंप के बाहर ही उस कार पर इतना जोरदार हमला हुआ कि उसके चिथड़े उड़ गए। तस्वीरों में दिखा कि उस कार की छत और दरवाजे गायब हो गए, जबकि उसके कई टुकड़े सड़क पर दूर दूर तक फैले नजर आए।
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस हमले का आरोप इजरायल की सेना पर लगाया और दावा किया कि इजरायल उन इलाकों पर भी हमले कर रहा है जहां जंग से पहले उसने लोगों को शरण लेने के लिए कहा था, क्योंकि यह हमला दक्षिणी गाजा को मिस्र से जोड़ने वाले रफा बॉर्डर के पास हुआ। जंग की शुरुआत में इजरायल ने उत्तरी गाजा के लोगों को गाजा के दक्षिणी हिस्से में जाने की सलाह दी थी। महज एक अर्ज है, महज एक अर्ज है, समझे कि ना समझे, उसे समझना मेरा फर्ज है, समझे कि ना समझे। सौ बात की एक बात कही बेचैन ने, ये वैसे तो बहुत ही साफ और बेबाक बातें हैं, मगर उसको वहम का मर्ज है, समझे कि ना समझे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर हो 100 बात की एक बात।